हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है पॉलिटी का, फर्स्ट पॉलिटी बुक जो कि हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा इसका लेक्चर फोर्थ रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए और उनके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो सीरीज डिस्कशन चलता है वो किस तरीके से चलता है, अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो इसमें हम पॉलिटी की पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक। क्लास 6 से लेकर के 11 तक कंप्लीट कर रखा है हमने। अभी हमारा 12th क्लास की डिस्कशन चल रहा है और इसी के पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत की भी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एम लक्ष्मीकांत को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर रखा है और विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो आप ये भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संडे को, हर संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें 1995 से लेकर के 2021 तक यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसको हमने यूनिट वाइज डिवाइड करके उसको डिस्कशंस हम कर रहे हैं, यानी कि डिस्कशन उसका हम कर रहे हैं। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न, ये दोनों तीनों कंप्लीट कर लिया है और इस संडे हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी 1995 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से हमारा वीडियो सीरीज अभी चल रहा है। जैसे ही हमारे चैप्टर थर्ड कंप्लीट होगा, उसके बाद हम चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा क्लास 12th की जो पॉलिटी है उसका फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, जो कि आपके प्रीलिम्स में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर थर्ड का जो लेक्चर 4 है उसमें हम कल्चर के अंदर, यानी कि जो संस्कृति है उसमें जो यूएसए का वर्चस्व है, हेजेमनी है, सुपरमेंसी है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, किस तरीके से अमेरिकी वर्चस्व पर रोक लगाने वाले कौन कौन से कारक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और भारत के रिलेशंस कैसे हैं। फिर भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से कॉर्पोरेशन वाले एरियाज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और कल हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल 5 लेक्चर में हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 4 यूज करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स के बारे में, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने जो इन 3 लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि वर्चस्व तमाम किस्म के प्रभावों का जो योग है उसके बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से योगों का कम है, हमारा वर्चस्व सुपरमेंसी, जिसमें हमने मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। कल्चर और आइडियोलॉजिकल पावर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था, ये सारे पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कस किया था। फिर हमने फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, जो कि जनवरी 1991 में अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसके अंदर में कितने, तो 34 कंट्री के फोर्स उसमें शामिल थे। उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टारगेट देखा था कि टारगेट यानी कि लक्ष्य क्या था ऑपरेशन। फिर हमने सेकंड लेक्चर में क्या डिस्कस किया, फर्स्ट वो यानी कि ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, खाड़ी युद्ध की क्या परिणाम थे। सेकंड लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने मिलिट्री एक्शंस क्या क्या लिए गए थे ड्यूरिंग बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर। फिर हमने क्या डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, कि तालिबान का राइज किस तरीके से हुआ था अफगानिस्तान में। फिर
11/9 की घटना क्या थी, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हमने की थी डिस्कस किसमें? सेकंड लेक्चर में। फिर हमने डिस्कस किया था कि इराक पर आक्रमण की जो समीक्षा थी उसका रिव्यू किया था कि जो यूएसए के द्वारा इराक पे जो अटैक किया गया था, उसका हमने एक रिव्यू पॉइंट किया था। फिर हमने डिस्कस किया था फिर कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है, सुपरमेंसी का क्या मतलब होता है। फिर अमेरिका सुपरमेंसी, द फ्रंट ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये सब हमने डिस्कस किया था किसमें? अमेरिकन डिफेंस बजट सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉरी, ये हमने किया था थर्ड लेक्चर में, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अमेरिका का जो वर्चस्व है मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री फील्ड में, डिफेंस बजट जैसे हो गया आपका, या मिलिट्री कैपेबिलिटी जो यूएसए का था, ये हमने डिस्कस किया था थर्ड लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे किस बारे में? कल्चर सुपरमेंसी के बारे में, यानी कि यूएसए का जो कल्चर सुपरमेंसी है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं हमने लास्ट वीडियो में या पिछले जो लेक्चर्स है उसमें ये बता डिस्कस किया था कि सुपरमेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है। वर्चस्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, हो सकते हैं, जबकि हम उसको क्या लगाते हैं? एज्यूम करते हैं, आंकते हैं, उसको अंदाजा लगाते हैं कि भाई इस फील्ड में इस चीज का ज्यादा दबदबा चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में एक जो सबसे अच्छा प्लेयर्स रहता है तो कहते हैं कि क्रिकेट में उसका दबदबा चलता है, या जो कंट्री क्रिकेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करती है, हर एक गेम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो हम उस कंट्री का नाम लेकर के कहते हैं क्रिकेट के फील्ड में इस कंट्री का दबदबा ज्यादा है। यानी कि ये कौन सबसे ऊपर है वर्चस्व है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा सुपरमेंसी पे, उसको हम कहते हैं वर्चस्व। यानी कि इसको हम क्या करते हैं? एंज्यूम लगाते हैं उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी, कैबिलिटी सब देख करके। जैसे कि हम अगर डिफेंस की बात करते हैं तो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेशंस की बात करते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यूएसए का नाम हमारे माइंड में सबसे पहले निकल करके आता है। क्यों? क्योंकि यूएसए आज के टाइम पे कितना, $600 मिलियन से ज्यादा खर्च किस पे कर रहा है? सिर्फ अपनी मिलिट्री और इक्विपमेंट पे करता है। अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूएसए खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिफेंस के मैटर में, डिफेंस के फील्ड में क्या है, डिफेंस के एरिया में क्या है, यूएसए का वर्चस्व सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से अगर हम कल्चर के फॉर्म में बात करते हैं तो उसमें भी हमें यूएसए का, यानी कि अमेरिका का सुप्रीमेसी ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों को जीन्स पहनना सबसे ज्यादा पसंद है, और जीन्स कहाँ का कल्चर है? यूएसए का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फास्ट फूड खाने का, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों को फास्ट फूड, यानी कि बाहर की जो पिज्जा है, बर्गर है, पेप्सी कल्चर की बात करते हैं, तो ये भी कल्चर भी कहाँ का है? तो यूएसए का है। तो आज के टाइम पे हम क्या देख सकते हैं कि कल्चर के फॉर्म में भी किसका दबदबा है? यूएसए का। यानी कि अगर हम सुपरमेंसी की बात करते हैं तो इसमें जो है कि बिना किसी पे फोर्स लगाए, बिना किसी को मजबूर किए हुए क्या करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, इस चीज को हम कैसे कह सकते हैं? सुपरमेंसी। अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं या हम पेप्सी कल्चर की बात करते हैं, पेप्सी कल्चर जो कि हमें कहाँ का देखने को मिलता है? यूएसए का देखने को मिलता है। तो यूएसए हम पे फोर्स नहीं करता है कि आप आके हमारा बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, आप हमारा पेप्सी लीजिए, हमारा जींस पहनिए, नहीं। हम ऑलरेडी उनके साथ ऑटोमेटिकली हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि संस्कृति, यानी कि कल्चर में भी किसका सुप्रीमेंसी हमें देखने को मिलता है? यूएसए का सुप्रीमेंसी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो सुपरमेंसी है उसके विकास, उसके जो डेवलपमेंट की जो कंट्रीब्यूट है, उसमें क्या है? अमेरिकन आइडियोलॉजिकल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका बड़ा ही योगदान रहा है। अगर हम बात करते हैं कल्चर सुपरमेंसी के संदर्भ में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज है, जितनी भी जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना होना।
यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना, उसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में, आपको एक तरीके से आ सकता है कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, यानी कि जिसमें हम कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा। इसमें जितने भी जो सेक्टर्स रहते हैं, उस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आप एक साइड यूएसए रखिए और एक साइड में रखिए रसिया, या आप यहाँ पे चाइना भी रख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी जो फैक्ट्रीज है, जितने भी जो रिसोर्सेस हैं, उसपे कौन कंट्रोल करता है? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वहीं पे जगह अगर हम यूएसए की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है? प्राइवेट का। तो जहाँ जिस कंट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज पे, फैक्ट्रीज पे, मैन्युफैक्चर सेक्टर पे प्राइवेट का कंट्रोल हो, वो हो जाता है हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है? मिक्स इकोनॉमिक देखने को मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, कुछ सेक्टर क्या है प्राइवेट के हाथ में, और कुछ सेक्टर की बात करते हैं तो ये किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। अगर हम गवर्नमेंट के हाथ की बात करते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं रेलवे, और प्राइवेट की बात करते हैं तो जैसे हमारा निकल के आता है रिलायंस। बहुत सी ऐसी कंपनियां निकल करके आती। तो हमारी कंट्री में इसी के बेस पे क्या है, तीन इकोनॉमिक्स के टाइप्स निकल के आते हैं, एक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स। तो अगर हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कल्चर सुपरमेंसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसमें अमेरिकन आइडियोलॉजिकल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इस चीज़ के डेवलपमेंट में रहा है। फिर वही पे बात करते हैं जैसे कि हमारे लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में। इसमें क्या है, यानी कि जिसमें क्या है, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं या अगर हम बात कर लें, जिसमें क्या है कि अमेरिकन जो पब्लिक वैल्यूज है, उसमें क्या है, वो ज्यादा महत्व देती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो अमेरिका की, जो अमेरिकी जनता है, वो क्या है, जो भी मूल्य, जो भी वैल्यूज है, उसको वो क्या करती है, ज्यादा महत्व देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हमें पता है कि यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहाँ पे अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बात करते हैं, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्यों? क्योंकि मीडिया क्या है, वो जुड़ी रहती है किससे? गवर्नमेंट से। यानी कि उसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं कि इस बारे में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को अगर स्प्रेडिंग फैलाने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहा है, तो वो किसका रहा है? तो मीडिया का रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर क्या है, मीडिया पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। यानी कि मीडिया को पूरी तरीके से क्या है, वहाँ पे फ्रीडम है, जैसे कि हमारी कंट्री में। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जिसमें फ्रीडम टू स्पीच है, तो वहीं से हमारी कंट्री के मीडिया को क्या मिलता है? पावर मिलता है अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने का। अगर हम ऑनेस्टली बात करते हैं इसके बारे में कि सुपरमेंसी के बारे में अगर हम ऑनेस्टली बात करें, तो वो फोर्सली तब तक काम नहीं आ सकता जिसमें जब तक क्या हो, उसमें पब्लिक का सपोर्ट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश ऐसे की जा सकती है कि जब हम यूएसएसआर का विघटन देखते हैं, तो उसके बाद क्या है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो उसकी जो विचारधारा थी, वो वर्ल्ड लेवल पे क्या है, उसमें धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला? डिक्रीजिंग देखने को मिला। और यूएसएसआर की विघटन होने के बाद ही क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो डिक्रीज हुआ, और जो डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है, वो क्या हुआ था, उसमें इंक्रीज देखने को मिला था। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो अप्रोक्स जो 2213 नेशंस हैं, उसमें से आधे से ज्यादा नेशंस में क्या है, हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, और बहुत से कम नेशंस में हमें क्या है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलता है। गिने चुने देशों में ही हमें क्या है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलता है। इसका मेन कारण क्या था कि जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो लोगों का जो विचारधारा थी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के, उसमें क्या आ गई, धीरे धीरे कमियां आना स्टार्ट हो गई, और जिसके वजह से क्या है, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, अमेरिका का वर्चस्व मिलिट्री के फील्ड में भी, कल्चर के फील्ड में भी क्या है, और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अगर हम इसी के आगे अगर और डिस्कस करते हैं, तो इन कार यानी कि आप ये देख सकते हैं कि तो ऐसे कौन-कौन से कारक हैं,
या ऐसे कौन-कौन से तरीके जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक सुपरमेंसी देखने को मिलता है कल्चर का यूएसए का। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्या हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद क्या क्रिएशन हुआ, एक नया क्रिएशन हुआ किसमें, लिबरल पॉलिटिकल और एक सोशल एनवायरनमेंट हर एक कंट्री के अंदर। क्योंकि अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसका नाम क्या पड़ गया, मेंटेनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, यानी कि उदारवाद स्वतंत्रता को, वातावरण को बनाए रखने का क्या है, एक नाम है। ये अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं। अगर हम पेप्सी कल्चर की बात करते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, कि आज के टाइम पे लोगों को फास्ट फूड का कल्चर, पेप्सी पीना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे शॉपिंग्स मॉल जब हम जाते हैं, जब आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग जो अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, उसको परचेज़ करने के लिए कहाँ जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं। तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, इन सब में जाकर के वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एक एरिया में आपको, हर एक शॉपिंग मॉल, मार्केट्स में आपको क्या है कि यूएसए की जो भी फास्ट फूड कल्चर वाली जो शॉप्स है, वो फास्ट फूड वाली जो शॉप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और पीपल्स उसको बहुत ही इंजॉय करके उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कल्चर के फील्ड में भी बात करें तो यूएसए का हमें क्या देखने को मिलता है, एक सुपरमेंसी वर्चस्व देखने को मिलता है। खाने पीने के देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, पेप्सी कल्चर हो गया आपका, या फास्ट फूड कल्चर हो गया। फिर वहीं पे अगर हम क्लॉथ्स के कल्चर में बात करते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम बात करते हैं जीन्स के बारे में। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों को जीन्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आज के टाइम पे चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैन हो, वुमेन हो, कि जो पहली चॉइस है आज के टाइम पे क्या है, जीन्स जैसी कपड़े पहली चॉइस निकल के आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ़ खाने-पीने के ही कल्चर में नहीं, बल्कि कपड़ों के कल्चर में भी क्या है, यूएसए का क्या है, एक हेजेमनी यानी कि सुपरमेंसी हमें देखने को मिलता है। फिर उसी तरीके बात करें, किसी भी विचारधारा का रहन-सहन तरीके के साथ-साथ सहमति जुड़े, यानी कि जुड़ जाती है, तो वह स्वयं ही एक तरीके का क्या हो जाता है, वो अपने आप को सुपरमेंसी का रूप लेना स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि यूएसए के वर्चस्व को रोकने का कारक बनती है। सबसे पहला उसमें निकल के आता है अमेरिकन पॉलिटी। अमेरिकन पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो भी, अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के पावर्स को लिमिट करने का काम करता है। यही सेम बेस हमें क्या है, हमारी कंट्री के अंदर भी देखने को लगता है कि लेजिस्लेटिव का अलग पावर है, जुडिशरी का अलग है, और एग्जीक्यूटिव, तीनों का पावर अलग-अलग है। तो यूएसए की अगर हम बात करते हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो उसमें जो तीनों गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की पावर्स को क्या करता है, लिमिट करने का काम करता है। इसीलिए जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसके बेस पे है, चेक एंड बैलेंस के बेस पे है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, जब वो, और जो उसके जो मिनिस्टर हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशंस वो पार्लियामेंट के अंदर जब बजट पास करते हैं, तो उनमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंस है, एक-दूसरे से इंडिपेंडेंस है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो वो अफ़गानिस्तान के अंदर से जो यूएसए की जो सोल्जर्स हैं, सॉरी, इराक के अंदर से, अफ़गानिस्तान नहीं, इराक के अंदर से। तो इराक के अंदर जो यूएसए ने अपने सेना को डिप्लॉय कर रखा था 9/11 इंसिडेंट के बाद, तो टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, तो वहाँ से अपने सोल्जर्स को वापस अपने कंट्री में लाने के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। जैसे कि पार्लियामेंट टाइम, यानी कि वांटेड टू टाइम लिमिट लगाने की बात करती थी। उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते थे अमेरिकन सोल्जर्स पे, उसको अप्रूव करने से रोकती थी। लेकिन इस चीज़ को कौन एक्सेप्ट करने रिफ्यूज़ इसको एक्सेप्ट करने से कौन रिफ्यूज़ कर देता था? वहाँ का प्रेसिडेंट। तो ये एक ऐसा कारक है जो कि यूएसए की सुपरमेंसी को कहीं न कहीं रोकता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं या हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इन सब पे मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से हमें चाइना के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम चाइना के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे टोटली कंट्रोल किसका देखने को मिलता है मास कम्युनिकेशंस पे? तो गवर्नमेंट का। यानी कि चाइना के अंदर जो भी मीडिया के द्वारा रेडियो पे जो भी न्यूज़ दिखाया जाएगा, टेलीविज़न पे जो भी इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। यही चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिलता है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए के अंदर मास कम्युनिकेशंस पर सरकार का कोई भी कंट्रोल, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ की जो मीडिया है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करते हैं कि जो यूएसए की जो मीडिया है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की जो अगर बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट की जो डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस को प्रभावी करने के लिए क्या है, विशेषकर किस सम पीपल्स ऑफ ग्रुप के हाथों में रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं वहाँ की जो बिजनेसमैन्स हैं, कॉमर्स यूनियंस हैं, बैंक यूनियंस हैं, पायलट्स यूनियन है, चैम्बर्स हैं, ट्रेड ऑफ चैम्बर्स हैं। तो इन सब के हाथ में क्या रहती है, विशेष भूमिका रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं जो दबाव गुट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया चैम्बर्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स यूनियन, बैंकर यूनियंस, पायलट यूनियंस, ये सब ट्राई करते हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए कि जो पावर्स मेकर है, यानी कि जो पावर टू लॉ मेकर्स हैं और इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहाँ उनके हाथ तक पहुँचने की वो कोशिश करते। तो ये दूसरा ऐसा कारक है जो कि यूएसए की जो सुप्रीमेसी है उसको कहीं न कहीं रोकने का काम करता है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो वो है नाटो, यानी कि अमेरिकन्स पार्टनर जो कंट्रीज़ जो इन्वॉल्वड है किसके अंदर? नाटो के अंदर। हमें पता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1945 में ही क्या था, फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। किसके बीच में? रसिया, यानी कि उस टाइम पे जो यूएसएसआर था, और किसके बीच में? यूएसए। कब तक चला था? 1945 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक चला था। तो रसी यूएसएसआर को टैकल करने के लिए यूएसए के द्वारा बहुत से ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे, जैसे कि आपका था कि सीटो, सेंटो, उसमें भी आपका एक था नाटो। नाटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन्स के द्वारा कुछ अलायंस क्रिएट किए, मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किया गया था, जिसे कहा गया नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब? तो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद भी क्या है, नाटो आज भी हमें क्या है, हमें वर्ल्ड लेवल, यानी कि आज भी नाटो एग्जिस्ट करता है, जिसमें आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं? तो 30 मेंबर्स हमें देखने को मिलता है। ये अपने अगर प्रभाव क्षेत्र में क्या है, बढ़ोतरी की थी। आज भी हमें नाटो का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और जो उनके अलायंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अलायंस नेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मैत्रिक विशेषकर, जैसे कि आपका क्या था, यानी कि जैसे कि आपका यूरोपीय यूनियन कि जितने भी जो सदस्य हुए अपनी शक्ति को और बढ़ाने, यानी कि और शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का वो क्या कर रहे हैं, आज प्रयास कर रहे हैं। इसके वजह से क्या है, अमेरिका की जो हेजेमनी है या सुपरमेंसी है, उसको कहीं न कहीं क्या है, कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे अगर हम लेटेस्ट टाइम की बात करें, तो यूएसए के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, वो कौन-सा नेशंस निकल के आ रहा है? चाइना। जैसे यूएसए कहता है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो थ्रेट नेशन है, जो हमें विश्व लेवल पे जो चुनौती देने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? यूएसए को, तो चाइना देने का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक रिसेंटली के कारण में आप चाइना को भी ऐड कर सकते हैं कि कहीं न कहीं चाइना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे किसका? तो यूएसए की सुप्रीमेसी को कंट्रोल करने का। अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।
कि इंडिया का जो रिलेशन है अमेरिका के साथ उसके बारे में। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में यानी कि 1945 से लेकर के जो 1991 तक का जो कोल्ड वॉर चला था, तो इसमें यूएसए चाहता था कि इंडिया यूएसए के अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन इंडिया ने क्या है नॉन अलाइन इंडिया ने क्या करा नॉन अलाइंड मूवमेंट को अडॉप्ट कर रखा था कि ना तो हम यूएसए के ग्रुप में जाएंगे अलायंस बनेंगे ना हम यूएसएसआर का अलायंस बनेंगे। तो यूएसए इस स्टेप से यानी कि हमारी जो ये पॉलिसीज थी कि हम ना तो यूएसएसआर के फेवर में रहेंगे ना यूएसए के फेवर्स में रहेंगे, तो इस पॉलिसी से अमेरिका खुश नहीं था। तो इसलिए यूएसए के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा। यही रीजन है कि 1965 में या हम 1971 के वॉर की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा क्या है पाकिस्तान का हेल्प करता हुआ कौन नजर आया था, तो यूएसए। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो आज भी क्या है कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं यूएसए और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यूएसए पाकिस्तान के लिए क्या यूज करता है कि पाकिस्तान उनका एक अलायंस नेशन यानी कि अलायंस कंट्री यानी कि यूएसए क्या है पाकिस्तान का एक अलायंस नेशन है, यानी कि वो उसके लिए क्या करता है अलायंस पार्टनर के लिए यूज करता है। जबकि वहीं पे हम अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या कहता है, यूएसए कहता है कि इंडिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जबकि यूएसए पाकिस्तान के लिए क्या यूज करता है कि एक पाकिस्तान हमारे लिए हमारा क्या है एक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूज करने का मतलब है कि आज भी इंडिया क्या है यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे। जबकि यूएसए पाकिस्तान को अपना क्या मानता है एक अलायंस अलायंस नेशंस मानता है। इसीलिए जब पाकिस्तान रसिया से कम कीमतों पे तेल खरीदना चाहता था, तो यूएसए ने पाकिस्तान को रोक दिया कि आप रसिया से कम तेल कीमत पे तेल नहीं खरीद सकते। तो यूएसए के द्वारा उस टाइम पाकिस्तान पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं 1991 के बाद जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ और यूएसएसआर बना जब रसिया बन गया, तो उस टाइम पे क्या था, तो इंडिया के अंदर यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें क्या है कि यूएसएसआर की तरफ से जो हमारा रिलेशन था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ, उसमें थोड़ी सी कमी आई। और यूएसए की तरफ से थोड़ी सी हमारी जो बात करते हैं जो रिलेशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है या फिर बात करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में दोनों के रिलेशंस में काफी ज्यादा धीरे धीरे इम्प्रूव आना स्टार्ट हुआ। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि आज के टाइम पे यूएसए और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे मुकाम पे हैं। जिसकी वजह से जो हम बात करते हैं कि जब हमने डिसाइड किया था कि हम रसिया से कम कीमतों पर भी तेल लेंगे, तो उसके बाद भी यूएसए के द्वारा ज्यादा स्ट्रिक्ट वो एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यूएसए आज के टाइम पे क्या है हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है वो 135 करोड़ की, तो वो उसके लिए क्या देखता है एक भारत उसके लिए क्या है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मार्केट के रूप में वो आज हमें दिखता है। तो इसी के वजह से क्या है यूएसए आज के टाइम पे अपना रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता है इंडिया के साथ, तो वो अपना रिलेशंस धीरे धीरे और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहा है। 1991 के बाद जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो उसके बाद क्या है थोड़े से जो रिलेशंस थे हमारे यूएस रसिया के साथ थोड़े से डाउन हुए और यूएसए के साथ थोड़े से इम्प्रूव होना स्टार्ट। लेकिन आज भी हमार अगर हम अपनी बात करते हैं रसिया और इंडिया के रिलेशंस में, तो वो भी काफी ज्यादा हमें आज भी देखने को अच्छे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उन एरियाज के बारे में जिसमें भारत और यूएसए क्या है एक दूसरे के सहयोगी है, यानी कि कोऑपरेटिव एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम 2013 की बात 2013 से 2014 की बात करते हैं, तो इन दोनों कंट्री ने एक इन दोनों कंट्री ने कितने का करीबन राइट ऑफ मिलियन डॉलर्स की क्या किए थे डील साइन किया, जिसमें से 65% इंडियन सॉफ्टवेयर क्या करेगा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को। तो ये कब बात किया गया था 2013 और 14 में ये डील साइन किया गया। फिर
यूएसए अगर हम बात करते हैं किस बारे में कि सम यानी कि मेजर एक्सपोर्ट जो कि इंडिया से क्या करेगा वो यूएसए क्या करेगा एक्सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपकी ज्वेलरी, कॉटन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चर्स गुड्स। तो ये सारी चीजें भी क्या है इंडिया से यूएसए क्या करेगा एक्सपोर्ट करेगा। ये डील कब किया गया था 2013 और 14 में। तो इस सेक्टर में क्या था दोनों नेशंस यानी कि इंडिया और यूएसए एक दूसरे के कॉर्पोरेटिव पार्टनरशिप आए थे, यानी कि ये कॉर्पोरेटिव एरिया दोनों के नेशंस के लिए बन के निकला। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे क्या है कि अमेरिकन जो कंपनी है वो इंडिया को क्या है एक फ्यूचर के लिए बिग मार्केट के रूप में वो देखते हैं। इसीलिए यूएसए की जो कंपनी है मिलियंस ऑफ डॉलर हमारी कंट्री में आकर के आज के टाइम पे क्या है इन्वेस्ट करती है। जब यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे, रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे और एक ग्रेट पार्टनरशिप वो 21 सेंचुरी में यूएसए और इंडिया बन करके निकलेगा, ये उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। फिर वहीं पे बात करते हैं किसके अबाउट 3 lakhs इंडियंस जो कि एम्प्लॉयज है कहाँ के अंदर सिलिकॉन के अंदर, यानी कि 30% से ज्यादा अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे 30% से ज्यादा जो टेक्निकल स्टाफ है डॉक्टर इंजीनियर एयरक्राफ्ट की कंपनीज के अंदर अगर बात करते हैं तो वो कहाँ के इंडियन ओरिजिन के हमें देखने को मिलता है। ये कुछ वो एरियाज हैं जहाँ पे हमें क्या है दोनों कंट्री के बीच में कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए आज के टाइम पे दोनों क्या है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर अगर बात करते हैं दो फिर अगर हम दोनों नेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों देशों ने क्या कर आज के टाइम पे बहुत से ऐसे कॉर्पोरेट यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हेल्थ, हायर एजुकेशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट के कि दोनों ने इन बहुत से इन सारे टॉपिक्स पे दोनों नेशंस के द्वारा क्या है डिस्कस किया गया कि किस तरीके से और भी ज्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से दोनों नेशंस एक दूसरे के साथ मिल करके इन सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए इन सेक्टर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट में अमेरिका और भारत दोनों ही क्या है टेररिस्ट के खिलाफ एक दूसरे के टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक दूसरे के साथ सहयोग के लिए बात कर। जैसे ही यूएसए के अंदर 9/11 की घटना हुई तब यूएसए को समझ में आ गया कि एक टेररिज्म दुनिया के लिए क्या है एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो जिसके वजह से क्या आज के टाइम पे यूएसए और इंडिया दोनों ही टेररिज्म के अगेंस्ट में क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। फिर 2008 में यूएसए के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशंस के लिए वो एग्री हो गए थे कि उसमें कहा यूएसए के द्वारा कहा गया था 2008 में कि यूएसए इंडिया को न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई करेगा पीसफुल पर्पस के लिए, जिसमें क्या है इंडिया उस न्यूक्लियर का यूज वो क्या कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए और पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। ये भी एक दोनों के नेशंस के बीच में क्या है अगर हम दोनों नेशंस के बीच की बात करें तो एक कॉर्पोरेशन फील्ड यानी कि कॉर्पोरेशन एरिया हमें देखने को मिलता है। फिर 2015 में जनवरी 2015 में ये यूएसए के द्वारा इम्प्लीमेंटिंग के लिए भरोसा दिलाया गया इंडिया को कि इस एग्रीमेंट को जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर सेवंथ पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है यानी कि अमेरिका के स्टेट और जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो 2000 जुलाई 2014 में जब वो इंडिया आए थे तो वो दोनों कंट्री ने मिल करके यानी कि अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे किस चीज को यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के बीच में के फील्ड में क्या करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इस चीज के लिए दोनों नेशंस एक दूसरे के सहयोग में आए थे। फिर 2014 में जो हमारे अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा यानी कि जब 2014 में अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2014 में अमेरिका की यात्रा की थी और राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के उद्योगपतियों और जो भी हमारे व्यवसायिक थे इस क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ लेन देन की बात की थी ताकि उन परियोजनाओं के बारे में भी कोई निर्णय लिए जा सके जो कौन कौन से थे जैसे कि आपका था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, डिफेंस प्रोडक्शंस, क्रिएशंस ऑफ न्यू आईआईटीज, पब्लिक सर्विस,
तो इन सब में के साथ बैठ करके दोनों नेशंस के प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया था। फिर जो भी हमारा काउंटर टेरर कॉर्पोरेशन दोनों नेशंस के बीच में था, जो कि कौन सी जो इन्फ्लुएंस थे कौन सा, लश्कर ए ताइवान। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना कल का टॉपिक डिस्कस करेंगे जब हम अपना कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर 5 होगा, उसमें हम पहले अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।